हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेआईसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे मैं डॉक्टर उदयन कच्ची बात करने वाला हूं स्टेट्स के आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। मुझे पता है आप लोग को आईएमपी क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सर हमें सम्स बता दो, तो सम्स प्रैक्टिस से होने वाले हैं। पर मैंने एक बहुत अच्छा तोड़ निकाला जिसके अंदर आपके मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं लेके आया हूँ आज एमसीक्यू, फिर मैं लेके आना वन लाइनर, फिर मैं आपको देने वाला हूँ सम्स। ये सारी चीजें अभी के लिए फटाफट से बैठ जाओ मेरे सामने, क्योंकि बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है, बैठ जाता हूँ। मुझे पता है आप लोग को अकाउंट्स और स्टेट्स के अंदर थियरी अच्छी लगती नहीं। पंडित ज्योतिषी हैं क्या जी आप? तो मैंने कुछ गिने हुए क्वेश्चंस चैप्टर वाइज निकाल के रखे हुए। मैंने इस बार चैप्टर पे फोकस किया स्टैटिस्टिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। मेजरली यही चैप्टर्स होते हैं आपके स्कूल के अंदर एग्जाम के अंदर। कई लोगों के स्कूल के अंदर 5th चैप्टर होगा, कई लोगों के स्कूल के अंदर 6th चैप्टर भी होगा, कई लोगों के स्कूल के अंदर 9th चैप्टर होगा, पर आगे के कुछ चैप्टर से तो मेजोरिटी जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए कौटिल्य बैच के अंदर, एक फ्री बैच हम लोग ने रखी हुई है जहाँ पे ये सारी चीज़ें पीडीएफ मिल जाने वाली है। वो आप यूकेआईसी ऑनलाइन करके हमारी ऐप है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे ये सारे मिलने वाला है। तो वो सारे नोट्स है, सारे लेक्चर्स जो हम लोग ने लिए हुए हैं, जो आप लेक्चर्स देख रहे हो, आपका बहुत सारा प्यार है वहाँ पे। आप लोग को जब साइन अप करके वहाँ पे चले जाना है, फ्री कोर्स है, बिल्कुल भी फ्री है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी एक साथ, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आ जाने वाली है। मैंने वन लाइनर के आंसर्स भी दे के रखे हुए हैं कुछ कुछ जगह पे, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट चीज़ें, क्योंकि आपको थियरी पसंद नहीं है और नॉर्मली थियरी के अंदर एमसीक्यू के अंदर आपका भरोसा ऐसा होता है, आपके दोस्त के भरोसे पे जाते हो कि वो बंदा अच्छा कर लेगा तो मैं उसको देगा, तो उसने अगर गलत लिख दिया पूरे क्लास का गलत हो जाए। बात तो सही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जय माता जी करके लिख के आ जाते हैं, फटाफट 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 ठोक दे, वैसा मत करना। इसलिए डायरेक्टली ध्यान यहाँ पे दे दो। मैंने चैप्टर वाइज इस पे अंदर दिया हुआ है, तो चैप्टर को ऊपर थोड़ा बहुत फोकस, और यही एमसीक्यू करके चले जाना। 80% यही आने वाला है। क्लियर डन? अगर आप सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हो तो फटाफट से लेट्स गो कमेंट के अंदर लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग के पास भी आने वाले होंगे या तो आ चुके होंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। आप बोलोगे हाँ सर यही आए, और मैं गारंटी के साथ देख रहा हूँ 80% एमसीक्यू यही आने वाले हैं आपके स्कूल के एग्जाम में। सबसे पहले हु इज यूज द वर्ड जर्मन स्वस्तिक, तो यहाँ पे याद रखना इसका आंसर है गॉटफ्राइड एड्रियन वॉल। ये नाम याद रखना, ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है या वन लाइनर के अंदर भी पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो प्राइमरी डेटा ऑलवेज मोर रिलायबल कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा। हाँ सही चीज है। तो भाई प्राइमरी डेटा इज लेस रिलायबल, गलत है। प्राइमरी डेटा डिपेंड्स ऑन वेदर कलेक्टेड केयरफुली और नॉट। प्राइमरी डेटा कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर ही हमें सही लग रहा है, प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल कंपेयर टू द सेकेंडरी डेटा। फिर उसके बाद है विच इज द बेस्ट मेथड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर मुझे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चाहिए तो वो उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। द आंसर इज डायरेक्ट इंक्वायरी। तो डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर मुझे उससे पर्सनल चीज़ें पता लग सकती है, उसके अलावा कोई भी बंदा बता नहीं सकता, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे हु वाज द फाउंडर मैथमेटिक्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर आंसर आता है कार्ल पियर्सन। तो ये भी याद रखना, ये बंदा बहुत हैरान करने वाला है, परेशान हो गए हम लोग। कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला भी आने वाली है आप लोग की, तो वो चीज़ याद रखना। फिर आता है हु वाज द जायंट माइंड्स इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी थियरी। प्रोबेबिलिटी थियरी किस बंदे ने दी हुई थी, तो वो उसका आंसर है लापेस। तो प्रोबेबिलिटी थियरी देने वाला जो बंदा था उसका आंसर क्या आ जाता है? लापेस आ जाता है। फिर उसके बाद ये 3-4 नाम जो है ना वो गारंटी के साथ पूछेंगे, कोई एक तो आएगा। Which of the following is an example of qualitative data? तो qualitative data, quantitative मतलब जो नंबर्स होते हैं, qualitative तो आ जाती है इनकम कैटेगरी, हाई इनकम कैटेगरी, लो इनकम कैटेगरी, मिड इनकम कैटेगरी, वैसे आ जाता है। हाइट नंबर्स के अंदर होता है, प्रोडक्शन नंबर्स के अंदर, एज भी नंबर्स के अंदर होता है। Which method will be costly when the number of respondents are more and spread over the large area? हमें यहाँ पे बोला है विच मेथड विल बी कॉस्टली, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, कॉस्टली, महंगी कौन सी पड़ेगी? तो यहाँ पे महंगी पड़ने वाली जो कैटेगरी है वो आ जाती है हमारे सबसे पहले डायरेक्ट इंक्वायरी, क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी बहुत ही महंगी पड़ेगी। अगर बहुत अलग अलग जगह पे, मान लो मुझे पूरे गुजरात के अंदर सर्वे करवाना है, इतना वाइड स्प्रेड है, तो मुझे सब जगह पूछने जाना है, तो दैट विल बी अ वेरी कॉस्टली थिंग। मुझे कितने सारे लोग रखने पड़ेंगे, कितने सारे एन्यूमरेटर्स रखने पड़ेंगे जो ये पूछने जाएंगे। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ गेटिंग सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्पोंडेंट। तो कौन सी मेथड? पता नहीं।
इसका टेक्निकली आंसर जो है ना वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सप्लीमेंट्री चाहिए कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मतलब मान लो कोई बंदा स्मोक कर रहा है कि नहीं, आप शादी के लिए किसी लड़की को देखने या लड़की को देखने जा रहे हो या लड़के को देखने जा रहे हो और आपको उसको पूछना है, तो आप डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते कि भाई तू स्मोक करता है, हो सकता है वो झूठ, उसका दोस्त जो है वो सही चीज़ बोल दे, या तो हो सकता है मैं दूसरी चीज़ बोला। मैंने आपसे पूछा आप कितने घंटे बुक पढ़ते हो, आप बोले सर बहुत पढ़ता हूँ मैं तो 6-7 घंटे तक बुक लेके पढ़, पर ये आपकी जो आदत है वो अगर उसके आपके मम्मी को पूछूं कि भाई कितना पढ़ रहा है तो बोले कुछ पढ़ता ही नहीं है, पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है, यही आंसर आएगा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में पता जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पर आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे आंसर दिया डायरेक्ट में। सर हम लोग क्या लिख के आए, तो अगर आपके स्कूल वाले बहुत ही रिजिड है, टेक्स्ट बुक ही फॉलो करें तो डायरेक्ट इंक्वायरी है, पर नॉर्मली इसका आंसर इनडायरेक्ट इंक्वायरी आना चाहिए, पर हम लोग अभी के लिए डायरेक्ट रख रहे हैं। द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, छोटी सी जगह है, आपको डायरेक्ट इंक्वायरी प्राइमरी डेटा लेना है और छोटी सी जगह है तो आप डायरेक्ट इंक्वायरी कर लो, क्योंकि जगह छोटी है तो आप डायरेक्टली पूछ लो जो चीज़ें पूछनी तो काम हो जाएगा। चलो तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही छोटा सा, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को डेफिनेटली करके जाना है और मैंने जो सारी बातें बोली वो उसको ध्यान रखना है। अब हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द सब डेटा ऑफ ए क्लासिफाइड डेटा। इसका आंसर दे के रखा हुआ है पाई चार्ट। फिर उसके बाद आता है द क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे सम चालू हो रहा है। द क्लास इंटरवल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल 0 to 99, 100 to 199। याद आया? हाँ सर वो सेम नहीं आ जा रहा है। ओके ठीक है, मुझे बोला मिड वैल्यू बताओ सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास मेरा कौन सा है? 100 और 90, इसका मिड वैल्यू है। तो कैलकुलेटर में 100 + 199 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो इसका जब आंसर आएगा तो वो कुछ आएगा 149.5। तो इसका आंसर विल बी 149.5। तो आपको यही काम करना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज अ कंटिन्यूअस नंबर। कंटिन्यूअस नंबर मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो नंबर ऑफ एरर्स पर पेज तो वो हो सकते, एक 0 एरर हो सके या तो 10-15 एरर, इससे ज़्यादा एरर्स नहीं होंगे। नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस के अंदर भी वही चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट, तो हो सकते दिन के अंदर 10 एक्सीडेंट हो रहे, 15 एक्सीडेंट हो रहे, तो देयर इज अ नंबर। कंटिन्यूअस वो चीज़ होती है जिसके अंदर मैं डेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको मैं डायरेक्टली एक पॉइंट पे नहीं फिगर आउट कर सकता। जैसे कि इनकम ऑफ ए पर्सन। इनकम ऑफ ए पर्सन, अगर आप जितने लोग बच्चे आज ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उन पापा की इनकम, अब मैं पूछने बैठूँ तो एक की इनकम होगी 4 लाख रुपए सालाना, एक की इनकम होगी 6 लाख रुपए, एक की इनकम होगी 7 लाख, एक बोलेगा 7,49,000, एक बोलेगा मेरे पापा की इनकम है 8,32,000। अब मैं अगर ये चीज़ डिस्क्रिट करने जाऊँ, भाई 1 रुपये कमाने वाले कितने लोग हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, या तो 1 लाख, 1 लाख 1 रुपये, 1 लाख 2 रुपये, 1 लाख 3, पागल हो। उससे अच्छा मैं डायरेक्ट भाई 1 लाख से 3 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं, वो लोग हाथ खड़े करो। भाई 3 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख रुपए तक कमाने वाले कितने लोग हैं, वो लोग खड़े हो जाओ। तो ये कंटिन्यूस, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ आ गया, अब आपका मान लो वो राउंड फिगर है, राउंड फिगर नहीं है, मान लो आपके पापा कमाए 3,50,000 रुपये, ठीक है, 3,51,000, ठीक है, उसके अंदर ही आ गया, तो वो वहाँ पे हम लोग बोल देते हैं इनकम ऑफ ए पर्सन। तो ये याद रखना कंटिन्यूस डेटा कब कहाँ पे काम आता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब डेटा ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आंसर आपके वहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डेटा ऑफ अ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ था। विच ऑफ द डायग्राम फॉर द सब डेटा ऑफ अ क्लासिफाइड डेटा, तो डेटा का हो तो पाई चार्ट, और इन्फॉर्मेशन के अंदर दिया हो तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पाई चार्ट नहीं दिया हो तो हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्रीट वेरिएबल, नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हो जाता है कि एक सिंपल सा नंबर है। तो हाइट ऑफ ए पर्सन विल बी अ परफेक्ट नंबर, वेट विल बी अ परफेक्ट, एरिया आपके पास घर का कितना एरिया या तो स्कूल का कितना ग्राउंड है उसका एरिया। पर ईयर्स जो होते हैं ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन होते हैं। इस साल से लेके इस साल के बीच में जितने बॉर्न हुए वो बोल जो, इस साल से इस साल के बीच में ये चीज़ें हुई थी। तो हमेशा ईयर्स जो होता है वो एग्जैक्ट डिस्क्रीट नहीं आ सकता। इंक्लूसिव क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही। इसका बोला हुआ है लिमिट्स कौन से हो सकते हैं सेकंड क्लास के। ये आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे गलती कर ले कि बच्चों को नॉलेज ये होता है सब 0.5 लगाने से वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपको करना ये चीज़ है, सेकंड क्लास मतलब ये क्लास है। अब सेकंड क्लास के आगे वाला क्लास देखो 19.5 20, तो 19.5 + 20 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आपको मिल जाएगा 19.75 बराबर, ये एक मिल जाएगा। फिर दूसरा है 29.5 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको आंसर आ जाएगा 29, तो मेरा आंसर आ जाएगा 19.75 to 29.75।
ये याद रखना, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आगे वाला मतलब ऊपर वाला जो क्लास है उसका और करंट का, तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया हुआ वापस से लिख दिया 10.19.5 और यहाँ पे 20 to 29.5। तो मैंने इसको और इसको कंपेयर किया तो इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट मुझे मिल गया, और मैंने आगे वाला क्लास था 30 to 39.5, तो मैंने यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर किया और मुझे मिल गया यहाँ पे अपर बाउंड्री पॉइंट। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये याद रखना कंपैरिजन किस तरीके से, लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए इन दोनों को करो और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए इन दोनों को करो, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट इज द बेस्ट वे। सेम चीज़ यहाँ पे कि भाई कंटिन्यूस वेरिएबल है 1 to 1.95, 2 to 2.95, 3 to 3.95। व्हाट इज द लोअर बाउंड्री पॉइंट, मुझे लोअर बाउंड्री पॉइंट करनी है सेकंड क्लास की। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से लेके 1.95, 2 से लेके 2.95। मुझे लोअर बाउंड्री पॉइंट चाहिए तो इसका और इसका मुझे देखना होगा, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा प्लस करूँगा 1.95 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाता है 1.95 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाता है 1.975। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा 1.975, दैट विल बी माय आंसर। तो ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नंबर्स के अंदर खास ध्यान रखना। चलो, नेम द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग टेबुलेशन की बात कर लेते हैं। तो टेबुलेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन जब हम लोग को ये डेटा को टेबल में रखना होता है। द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ अ डेटा रेंजिंग विद अ रेंज ऑफ 180 विद अ क्लास लेंथ ऑफ 50। तो आप क्या कर सकते हो 180 डिवाइडेड बाई 15 कर सकते हो, तो आंसर आपका आ जाएगा 12। तो आपका आंसर मिल गया इजी वे में। द टाइप ऑफ क्लासेस फॉर विद द बाउंड्री पॉइंट्स एंड लिमिट्स आर सेम, तो वो बन जाता है एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो ये याद रखना, एक्सक्लूसिव क्लासेस किसे बोला जाता है, जहाँ पे आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट और लिमिट्स जो है वो दोनों सेम बन जाती है, या तो अपर बाउंड्री पॉइंट और अपर लिमिट सेम बन जाते हैं। रेंज ऑफ एन अनग्रुप डेटा इज 55। रेंज हमारे पास है 55 की, बना क्लासेस 6 में डिवाइड करें तो 55 डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं। व्हाट विल बी द क्लास लेंथ, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 55 डिवाइड बाई आप जब 6 करोगे तो आपका आंसर को जाएगा 9.17। मोस्टली यही आता है 9.17 इज योर आंसर। पर आप कभी भी क्लास को पॉइंट में नहीं रखते, तो आप क्या करते हो राउंड फिगर कर लेते हो। तो सर 9 करते हैं हम लोग राउंड फिगर, नहीं, ऑलवेज रिमेंबर हम लोग क्लोज बाय का ऊपर वाला करते हैं। तो ये 9.17 की जगह 9.12 आता है या 9.10 भी आता, तो फिर भी मैं एक आगे वाला क्लास लेता हूँ। तो 9 के आगे क्या नंबर आता है 10। सो माई आंसर विल बी 10। ऑलवेज रिमेंबर क्लास के अंदर हमारा वो अप्रोक्सीमेट वाला रूल नहीं चलता, 0.5 के ऊपर हो तो आगे वाला, 0.5 के नीचे हो तो पीछे वाला, वैसा नहीं होता। यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको करना क्या है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है ना, तो वैल्यू को ले लो। अगर वो 9.001 भी आ जाए ना, तो फिर भी आपका 10 ले लेना है, क्योंकि 10 का क्लास बनेगा। तो जैसे ही आगे हो जाता है तो वो आगे वाली चीज़ है, तो नॉर्मल सी बात है। क्लियर, डन। तो ये थोड़ा समझ के करना, ये IMP मैंने इसलिए करके दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेशन करने होंगे, और आप लोग बोले सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं हमारे एग्जाम में, हमें पता ही नहीं था। अब मुझे बहुत सारा देखना, बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीडियन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन, मीडियन ऑफ द 10 इज 14। व्हाट विल बी द मीडियन इफ ईच ऑब्जर्वेशन गेट्स डबल। अगर सारी चीज़ें डबल हो जाती तो आपका मीडियन भी डबल हो जाएगा। तो 14 × 2 कर लो ऑलवेज इवन, तो ये हो जाएगा 28। तो दैट विल बी 28 विल बी योर आंसर। ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आर हैविंग द सेम वैल्यू 16। व्हाट विल बी द मोड, मतलब जितने भी ऑब्जर्व वो सारे 16 16 16 16 ही है। तो व्हाट विल बी द मोड, द आंसर विल बी 16। हमारा मोड विल बी 16। इफ मीन वेरिएबल इज 15 एंड मीडियन इज 20, मोड क्या हो सकता है एम्पिरिकल। मोड की फॉर्मूला क्या है, MO इज इक्वल टू 3m - 2x बार। तो 3m - 2x बार, तो 3 × 20 कर लेते हैं। तो 3 × 20 - 2 × x बार 15। तो 320 इज 60, 60 - 30, तो आंसर विल बी 30। तो मेरा मोड कितना बन जाएगा, मेरा मोड आ जाने वाला है 30 यहाँ पे। तो ये मेरा मोड बन गया। तो मेरा यहाँ पे तो ये कैलकुलेशन वाला सम था। ये बहुत ही IMP है, ये बहुत बार पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम के अंदर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म तक भी ये आने वाला है। तो यहाँ पे याद रखना ये कौन सा होता है। तो x बार, और अगर जब ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाती है तो ऑलवेज रिमेंबर x बार कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू g। क्लियर, एंड g की वैल्यू छोटी हो सकती है x बार से, या तो उसके बराबर हो सकती है, x बार ही बड़ा होगा। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछने के चांस है। और ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे 2 साइन देखना, ग्रेटर x बार बड़ा होगा और इक्वल टू भी हो सकता है g के साथ।
ये याद रखना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड व्हेन द नंबर्स आर नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर के अंदर ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता, क्योंकि उसका रीजन होता है कि हम लोग उसका स्क्वायर रूट कर सकते नहीं, क्योंकि रूट वाला है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, पर ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जितने नंबर से उसका रूट करना होता है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल सकता। अच्छा, बोले ऐसा होता है। विच एवरेज इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल। तो एरिथमेटिक मीन कि भाई अगर डेटा बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है तो वहां पे एरिथमेटिक मीन काम आ सकता नहीं। इफ मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, तो 8 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 8 है, x बार मुझे बोला है 16 है, x बार इज इक्वल टू 16। अब बोला है सम निकालो। सम का मतलब होता है x बार की फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n, इसे सम बोला जाता है। अब मुझे ये पता है 16 है, ये पता है 8 है, सिग्मा xi मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या कर दूंगा 16 × 8 कर दूंगा। 16 × 8 जैसे ही कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो दैट माई आंसर इज 128। तो ये हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन की वैल्यू बीच वाली होती है, तो बीच वाली वैल्यू हमें मिल सकती है Q2 से, क्योंकि Q2 भी बीच में आता है, P50 से और D5 से। ये सारे नंबर वहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं P50 इज गिवन, P45 नहीं होता, Q1 नहीं हो सकता और D7 नहीं होता। तो ये याद रखना, मीडियन इज इक्वल टू Q2, Q2 इज इक्वल टू P50, P50 इज इक्वल टू D5। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को अभी समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद द मेजर ऑफ सेंट्रल बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन ले ले, वो कौन सी चीज़ होती है, तो ये सारे पोजिशनल एवरेज होता है। मीडियन, परसेंटाइल और डेसाइल पोजीशन के ऊपर आके एवरेज बताते हैं। ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा होता है जो सारे डेटा को ले लेता है। अगर 2 डेटा है तो दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट दबाओ, 3 डेटा है तो 3 डेटा को मल्टीप्लाई करो और क्यूब रूट दबाओ, फिर 4 डेटा है तो 4 डेटा लो और फिर फोर्थ रूट करो, तो समझ में आया, तो वो सारे डेटा को लेता है। इफ द मीन ऑफ द डेटा इज 15, ऑब्जर्वेशन इज 20, मतलब 15 ऑब्जर्वेशन है 20, तो 15 ऑब्जर्वेशन मतलब n इज इक्वल टू 15 है। मीन x बार जो है वो हमारा 20 है। व्हाट विल बी वैल्यू x माइनस 20। सो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर देयर इज x माइनस x बार, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि x बार इज इक्वल टू 20 है, तो मैं 20 की जगह पे x बार होगा। सो ये 10th टाइम बना सिग्मा x माइनस x बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये 0 बन जाता है। तो ये याद रखना, अगर आपको हीरो बनना है तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0। क्लियर डन? ब्यूटीफुल भाई, क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। वरना अगर आपने कोई भी और आंसर किया तो आपके मार्क्स आएंगे 0। चलो, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। दिस इज द लास्ट चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर कहानी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कौन कौन सी चीजें। In which measures of dispersion the absolute difference of the observation and its mean is considered। मीन और उसके डिफरेंस के बारे, तो यहाँ पे आ गया मीन डेविएशन। चलो, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल। मीन हमारे पास x बार जो है वो है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 2। नाउ इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, व्हाट विल बी द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 हो जाए तो नया मीन क्या बने। तो मीन के अंदर ऑलवेज रिमेंबर आपको x की जगह पे मीन की वैल्यू डाल देनी है। तो 3 × 5 प्लस 4, तो 15 प्लस 4, आंसर विल बी 19। तो पहला वाला 19 है, क्लियर है, तो 19 मेरे पास 2 जगह पे आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल। चलो, तो मेरे पास 19 तो 2 बार आ रहा है। अब फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इफेक्ट आएगी। याद रखना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इफेक्ट आएगी, उसके अलावा किसी और की इफेक्ट नहीं आती। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, अगर मुझे यही क्वेश्चन को यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 × अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना था, 2 था। बरा प्लस की इफेक्ट आती ही नहीं है, तो मैं प्लस कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये वाला प्लस वाला पार्ट है वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, खाली अभी समझाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, 4 नहीं आएगा, वो कैंसिल आउट होगा। तो 3 × 2 = 6। सो माई मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट विल बी 6। तो यहाँ पे 6 की इफेक्ट आ सकती है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6 बन जाएगा और मीन जो है वो 19 बन जाएगा। सो माई आंसर इज 19 and 6। ये याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी डेविएशंस होते हैं उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इफेक्ट आती है, कभी भी प्लस और माइनस की इफेक्ट नहीं आती। डेविएशन का मतलब चेंज होता है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। मान लो आपके 4 मार्क है एग्जाम में और मेरे मार्क्स आ गए 2 मार्क, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 से 2 मार्क का। अब टीचर आया, 10 मार्क का पेपर था, टीचर आया, टीचर ने बोला मेरे से एक गलती हो गई है, आपका 1 मार्क का MCQ जो है वो गलत पूछ लिया था, सबको +1 मिलेंगे। तो ठीक है, आपके 4 मार्क थे तो आप कितने मार्क्स हो जाएंगे, 5। मेरे 2 मार्क थे, अब मेरे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3।
तो अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा? तो बोलोगे सर 2 ही रहा, क्योंकि जब प्लस और माइनस हो रहा है दो सब चीज़ों के अंदर तो वहाँ पे हमारे बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज होता नहीं। पर अगर मार्क्स डबल हो जाए, आपके 4 मार्क्स से उसके डबल हो गए तो आपके हो गए 8 मार्क्स, और मेरे मार्क्स से 2 उसके डबल हो गए 4। तो पहले डिफरेंस था 2 मार्क का, अब हमारे पास आपके 8 मार्क हो गए, मेरे 4 मार्क हो, अब डिफरेंस हो गया 4 मार्क का। तो डिफरेंस भी हमारा कितना हो गया? डबल हो गया। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है तो वहाँ पे वो चेंज आ जाता है। कहाँ पे? यहाँ मीन के अंदर प्लस माइनस सब कुछ हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया और प्लस भी किया, अगर माइनस होता तो माइनस भी कर लेते, ये समझने वाली बात थी। चलो, इफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 40 एंड 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? तो 40 और 15 को निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 25। हमारा आंसर है यहाँ पे 25। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मीन ऑफ ए वेरिएबल इज 10, कोफिशिएंट वेरिएशन जो है 60 है। तो CV जो है, CV इज इक्वल टू S अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है। मीन हमें 10 दे के रखा हुआ है और CV बोला है 60, तो 60 इज इक्वल टू S अपॉन 10 इंटू 100। इस 10 को यहाँ पे ले जाओ तो ये 600 इज इक्वल टू S इंटू 100। अब ये 100 को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो 600 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू S, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू S। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 6 लिख के आ जाते हैं, पर मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हुआ व्हाट इज द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो मुझे S का स्क्वायर लगाऊंगा स्क्वायर, तो 6 का जब मैं स्क्वायर कर दूं तो आंसर विल बी 36। सो माय रियल आंसर इज 36, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। बच्चा ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओह, ऐसा है क्या? फिर उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जब सारे ऑब्जर्वेशन 5 5 5 है तो डिस्पर्सन मतलब डेविएशन कुछ होगा ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट 0। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो उसका 0 हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज ए यूनिट फ्री मेजर? यूनिट फ्री मतलब जिसके पीछे यूनिट नहीं रहा, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं लगता, वो कैसा होता है? तो मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये सारे के अंदर यूनिट लगते हैं, पर खाली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होते हैं, जितने भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो सारे के अंदर यूनिट्स लगते नहीं है। तो आप जब भी कभी कोफिशिएंट का आंसर लिखो तो उसके पीछे यूनिट्स मत लिखना, वरना मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, जैसा आप कहे। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 45 एंड 5। If constant phi is added to each observation, what will be the coefficient variation of a new set? Okay, ठीक है भाई, अगर 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है हर एक चीज़ के अंदर, तो ऐड होगा तो मीन के अंदर चेंज आ जाएगा। मीन जो है वो 45 से प्लस हो जाएगा 5, तो ये 50 हो जाएगा। पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था एडिशन से कभी भी चेंज नहीं आता। यहाँ पे एडिशन है तो वो तो 5 का 5 ही रहेगा। CV इज इक्वल टू S अपॉन एक्स बार इंटू 100। मेरा S वैसा का वैसा रहा 5, एक्स बार मेरा हो चुका है 50 और इंटू 100, तो ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 10 और ये 0 का 10%, so my answer will be 10%. If the value of all the observation are same, then what will be the dispersion? Same question आगे वाला, तो यहाँ पे आ गया 0। इन लोगों ने यही क्वेश्चन को all observation are same और पीछे दिया हुआ था 5 5 5 5 या तो 4 4 4 4 3 3 3 3 ऐसा करके दे सकते हैं। चलो, for a data 75% of observation are more than 38, 75% ऑब्जर्वेशन आर मोर देन 38, इसका मतलब होता है ये Q1 है। 25% ऑब्जर्वेशन आर मोर देन 50, तो ये बन जाता है Q2 मेरा, बना क्वार्टाइल डेविएशन। अब Q1 और Q2 दोनों मेरे पास है, तो आप आराम से क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हो यहाँ पे। सो आंसर विल बी, इसका आंसर आएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर है 50 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 2, 50 माइनस 38 हमारा 12 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 6। तो ये बच्चा याद रखना, इसको डेटा को बहुत अच्छी तरीके से लिया। फॉर द डेटा 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर मोर देन 38, मतलब उससे आगे वाले 75 लोग हैं, तो ये 25वें नंबर पे खड़ा हो तो ये उसके आगे 75 लोग होंगे, और इससे 25 लोग आ गए तो ये 75 पे खड़ा होगा, दैट इज Q3। क्लियर डन? तो ये Q3 है, माई मिस्टेक, ये Q3 है 51। फिर द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को क्या बोला जाता है? क्वार्टाइल डेविएशन बोला जाता है। तो ये याद रखना, सेमी इंटर रेंज को क्या बोला है? क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये एक IMP क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। तो
तो ये वन लाइनर के अंदर भी पूछा जा सकता है। मैंने सारे अच्छे अच्छे MCQs करवाए जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए, आपका टेक्निक भी बैठ जाए आपके दिमाग के अंदर किस तरीके से क्या है क्या नहीं। इसको अच्छी तरीके से करना है। इसकी PDF मैंने अपलोड कर ली है यहाँ पे। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कर देना, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो। और स्टेट्स के अंदर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे करने हैं, आप 50 आउट ऑफ 50 आराम से ला सकते हो आपके फर्स्ट टर्म के अंदर। आपको थियरी पे थोड़ा बहुत फोकस करना है। मैं वन लाइनर और वो सारी चीज़ें भी रख दूंगा कौतिल्य वाली बैच के अंदर, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आपके पास वन लाइनर का भी सीक्वेंस हो, वही वन लाइनर करके जाना है। ये सारे MCQs करके जाना है और यही सारे MCQs आपके एग्जाम्स के अंदर 80% टाइम पे यही आने वाला है। तो दिस आर द मोस्ट IMP MCQ क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस की लिस्ट के लिए आप डेफिनेटली कौतिल्य बैच चेक कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। क्लियर डन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, सी यू, टाटा, आओ।